मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। जी हाँ, मशहूर शायरी की पंक्तियों के जरिए लोकसभा में इकरा हसन ने संविधान पर अपनी उम्मीदें जताई है। उन्होंने कहा कि संविधान हमें उस शहर सुबह की ओर जरूर ले जाएगा जहां भेदभाव और नफरत का माहौल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए समाज से नफरत और भेदभाव को खत्म करने की बातें कही है। जी हां, कैराना सांसद चौधरी इकरा हसन ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष को निशाने पर रखा। समाजवादी पार्टी की ओर से संविधान पर चर्चा के दौरान इकरा हसन को बोलने का मौका दिया गया था। उन्होंने जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी को घेरा, अब उसकी चर्चा शुरू हो गई। उनके भाषण को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा। लोकसभा में चर्चा के दौरान इकरा हसन ने संविधान की किताब देश में होने की बात कही है, लेकिन इसे चलाने वालों का ईमान गुम होने का दावा किया है। मोदी कैबिनेट वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूर कर चुकी है। सोमवार को अर्जुन सिंह मेघवाल बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। अगर दोनों सदनों में बिल सहमति से पारित हो गए तो साल 2034 में देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। जी हां, मोदी सरकार के इस बिल पर देश की सियासत गरमाई हुई है। जी हां, बिल को 32 दलों ने समर्थन दिया और 15 दलों ने इसका विरोध किया। विरोधी दल अपने अपने तरीके से एक देश एक चुनाव बिल पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राजेश शुक्ला ने इस बिल को लागू करने पर कहा है कि अप्रभावी और बेवहारिक हो सकता। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते कि अगर मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इतनी जल्दी में है तो लोकसभा भंग करके फिर से चुनाव करवा लें। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा कि जो चाहता है कि एक साथ ही पूरे देश पर कब्जा कर लिया जाए, इससे चुनाव एक दिखावटी प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। जो सरकार बारिश पानी त्योहार के नाम पर चुनाव को टाल देती, वो एक साथ चुनाव कराने का दावा कैसे कर सकती। एक देश एक चुनाव एक छलावा है, जिसके मूल कारण में एक अधिकार की अलोकतांत्रिक मंशा काम कर रही। ये चुनावी व्यवस्था के सामूहिक अपहरण की साजिश है। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष और स्टार पहलवान बजरंग पूनिया ने किसानों का समर्थन करने के लिए शंभू बॉर्डर पर जाने का फैसला किया। जी हां, वो शनिवार को वहां पहुंचे और किसानों से मिलकर उनके आंदोलन को और तेज करने की अपील किए हैं। जी हां, बता दें कि किसान नेता जगजीत सिंह धन्यवाल अपनी मांगों को लेकर अमरन अनशन पर है। शनिवार को उनके अनशन को 18 दिन हो गए, लेकिन अब तक सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर बजरंग पूनिया ने कहा कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि किसान पिछले 23 महीनों से MSP की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज नहीं सुनी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केरल के कई अन्य सांसदों ने कल शनिवार को वायनाड के भूस्खलन त्रासदी की पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की मांग को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। जी हां, संसद भवन के मकर द्वार के निकट प्रियंका गांधी और कई अन्य सांसद एकत्र हुए हैं और वायनाड के साथ भेदभाव बंद करो के नारे लगाए हैं। जी हां, वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार वायनाड को विशेष पैकेज देने से इनकार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है और प्रधानमंत्री को लिखा है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई और वो भी केंद्र से मदद मांग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों मामलों में केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से पीड़ितों को उनकी उचित सहायता से वंचित कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्की ने लोकसभा में संविधान पर चल रही चर्चा में भाग लिया है। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक हितों का मुद्दा उठाया। जी हां, सांसद ने संभल हिंसा मुद्दे का जिक्र करते हुए
यूपी सरकार को घेरा है। साथ ही संभल के इमाम की गिरफ्तारी का मसला भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि संविधान के जरिए जो अधिकार अल्पसंख्यकों को दिए गए उन्हें छीनने की कोशिश की जा रही। जी हाँ, संभल के इमाम को केवल इस कारण अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने लाउड स्पीकर पर अजान दी थी। ये किस प्रकार का कानून है? अपने भाषण में जियाउर रहमान ने कई बार कहा कि हम बांटने वाली बात नहीं करते, हम तो देश को एकजुट रखने का प्रयास करने की बात करते हैं। बिहार के बेगूसराय में बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक मामले में एआईएसएफ कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बिहार सरकार दावा कर रही, लेकिन दूसरी तरफ लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीपीएससी पेपर लीक होने के बाद कितने छात्र का भविष्य खराब हो गया। इसी के विरोध में एआईएसएफ कार्यकर्ताओं के द्वारा शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। जी हाँ, इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 को सरकार ने देश के अंदर थोप दिया। दूसरी ओर लगातार बिहार के अंदर कई महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो रहा। इससे साफ जाहिर है कि बिहार की शिक्षा का भविष्य पूरी तरह से खतरे में है। शिक्षा को बचाने और शिक्षा विरोधी सरकार से निपटने के लिए बिहार के छात्रों को गोलबंद होना पड़ेगा। उपायुक्त बातें एआईएसएफ बेगूसराय के द्वारा बिहार सरकार के पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद अब दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन दरगाह इलाके में बांग्लादेशियों की तलाश को लेकर विशेष अभियान चलाया। इस अभियान को लेकर दरगाह कमेटी ने समर्थन दिया है और इसे जारी रखने की मांग की है। जी हां, निजामुद्दीन दरगाह कमेटी के अध्यक्ष फरीद अहमद ने कहा कि हम चाहते कि इस तरीके का अभियान चलता रहना चाहिए। अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रहे संविधान का हम समर्थन करते हैं। साथ ही हम सरकार के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा और महाराष्ट्र का किला बचाने के बाद अब बीजेपी बिहार की मोर्चेबंदी में जुट गई। सीएम नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी धीरे धीरे बिहार चुनाव का सियासी पिच तैयार कर रही। जी हां, मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने के बाद अब बीजेपी साइलेंट तरीके से बिहार का मुद्दा तय करने में जुटी हुई है। जी हां, जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार ही इस बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। बिहार पहला राज्य है जहां मजबूत स्थिति में होने के बावजूद बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव से पहले घोषित कर दिया है। जी हां, चेहरा तय करने के बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी मुद्दा तय करने में जुट गई। बिहार में जाति की काट के लिए बीजेपी जाति जनगणना की मांग पर ही चोट कर रही। संसद में संविधान पर बहस के दौरान राजनाथ सिंह ने इस पर कांग्रेस को खाका देने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फरक्का में नाबालिग बच्ची के साथ रेप और हत्या मामले में दोषी को मौत की सजा देने के स्थानीय अदालत के फैसले का स्वागत किया है। जी हां, बंगाल के मुर्शिदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग के साथ रेप और हत्या के दोषी को मौत की सजा जबकि दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मौके पर उन्होंने पिछले मामले को भी याद किया जहां अदालत ने 62 दिनों में जयनगर में दोषी को मौत की सजा सुनाई थी और रेप के दोषियों के लिए मौत की सजा की आवश्यकता पर जोर दिया है। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बामुश्किल एक हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल पुलिस और हमारी न्याय प्रणाली ने जयनगर में एक नाबालिग क्रूर बलात्कार हत्या के अपराधी को सिर्फ 62 दिनों के अंदर मौत की सजा दिलाई। आज 13 अक्टूबर 2024 को फरक्का में एक और नाबालिग के जघन्य बलात्कार हत्या के 2 आरोपियों में से एक को मौत की सजा सुनाई है जबकि उसके सह आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। जी हां, केजरीवाल ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अमित शाह से मिलने का समय भी मांगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और
पूर्वी सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्रीय सरकार के अधीन है। इसके बावजूद दिल्ली को अब अपराध की राजधानी के नाम से जाना जा रहा है। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने बताया कि भारत के 19 मेट्रो शहरों में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में नंबर 1 पर है। हत्या के मामलों में दिल्ली नंबर 1 पर है। दिल्ली में जबरन वसूली वाले गैंग सक्रिय और खुलेआम फिरौती का कारोबार चल रहा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा है कि दिल्ली के हवाई अड्डों और स्कूलों को ईमेल और फोन कॉल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिल रही। ड्रग्स से जुड़े अपराधों में 350% तक की बढ़ोतरी है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद क्या अजीत पवार और शरद पवार एक बार फिर साथ आएंगे? क्या दोनों के बीच सुलह को लेकर कोई बात चल रही है? जी हां, ये चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि पवार परिवार के एक शख्स ने दोनों पार्टियों के एक साथ आने पर जोर दिया है। जी हां, दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार की मां सुनंदा ने पार्टी चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ आने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों प्रतिद्वंदी खेमों से एकता के लिए आवाज उठ रही है। जी हां, सुनंदा पवार ने कहा कि जब मैं दोनों गुटों के एकजुट होने की जरूरत की बात करती हूं तो मैं महाराष्ट्र के लोगों और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को प्रतिध्वनि कर रही होती हूं। एकजुट परिवार ताकत है। पवार परिवार की पीढ़ियां सालों से अच्छे बुरे समय में एक साथ रही है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।